और आप सब जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हुआ है हमारे इतिहास में, महात्मा गांधी, उनके क्षेत्र में दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों में अग्रणी और प्रतिष्ठित आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के क्षेत्र में भी हम उपस्थित हैं, उनके कर्म क्षेत्र। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक छोटे से जिले से उत्तर प्रदेश के यहाँ आकर आप सबके साथ संवाद का अवसर दे दिया गया है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने और इसके पहले भी माननीय गृह मंत्री जी ने, श्रीमान अमित शाह जी ने याद कराया था कि अंग्रेजियत के मोह के कारण भारत के 5% लोगों को ही उनकी क्षमताओं का प्रयोग हम कर पाते हैं। उन्होंने भोपाल में, उन्होंने कल और जहाँ भी ऐसा अवसर आया वहाँ इस विषय की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे 8 साल हो गए अमित शाह से डायरेक्ट मिले हुए। भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत की डायरेक्ट मिले हुए 8 साल। भारत का प्यार, उसको तो मैं उनसे इतना गुस्सा हो गई थी ना कि उनको गाली देती यह नुकसान कर रहा है। तो उन्होंने नंबर चेंज। हमारा सौभाग्य है कि अभी हमने मंच पर मेरे बाएं बैठे प्रोफेसर दुबे जी को सुना। इन लोगों के बोलने हमारे से दाएं बहुत बड़ा कदम आदरणीय उठाया ना अपने जीवन। रीता जी को सुना, तो फिर मैं गाली देने की हकदार ऐतिहासिक तथ्यों सहित उन्होंने विषय को रखा। लेकिन सबने मेरा और मान भी पाठक रखा, जी गाली सुनी भी। तो विनम्रता की मूर्ति हैं और पाठक जी से इसलिए भी हम लोगों का संबंध है कि हम लेखक हैं, वो मेरा पाठक कमिश्नर हैं, भी दोनों मेरे का को रिश्ता बना बोला रहता जा है। मिल ले जा, अमित शाह तेरा इंतजार कर रहे हैं। 2014 की बात। अंग्रेजियत के मोह पर मैं एक छोटी सी अपनी निजी अनुभूति बताऊंगा और बाकी विषय हमारे विद्वान लोग रख चुके हैं। और अध्यक्ष के लिए कठिनाई भी होती है कि जब कई विद्वान बोल जाएं तो वो जो मटीरियल रात में तैयार करके मैं लाया था, मैंने उनको एक किस्सा सुनाया कि एक बार यही बात डॉक्टर माइक ने अपनी किताब में लिखी थी। मैडम जी बेचारे खड़ी है तो लोगों को आश्चर्य हुआ बाहर खड़ी कि दीक्षित जी संभवतः अंग्रेजी भी पढ़े हैं और उन्होंने डॉक्टर माइक का नाम लिया। हालत यह है कि जैसे ही मैंने अंग्रेजी में नाम लिया तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो गया। सही बात तो यह थी कि डॉक्टर माइक के नाम का कोई अंग्रेजी विद्वान नहीं हुआ था। मेरे सामने माइक है, मैंने डॉक्टर माइक कह दिया और लोगों ने गंभीरता से ले लिया। और अगर हम नरसिंह मेहता को उल्लेख करें तो लोगों को लगेगा कि ये तो हमारे यहाँ रिचुअल्स में और हमारे यहाँ गाना और पदों में, भजन में आते हैं। हम तुलसीदास का उल्लेख करें तो लोग नहीं सुनेंगे। और तुलसीदास का उल्लेख अगर इस तरह करें कि गोस्वामी टीटी ने कहा, गोस्वामी टीटी माने तुलसीदास गोस्वामी, तो लोगों का ध्यान बहुत खिंचा चला। इसलिए जिस स्तर पर माननीय अमित शाह जी ने कल प्रबोधन किया हम लोगों का, तो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि अपने अपने घरों को भी हंसते हुए कहा था कि वहाँ भी ये विषय ले जाना है। मेरा नाम भी अंग्रेजी को इस मीनाक्षी लिखी अपने दैनिक जीवन के प्रयोग में उसके मोहबाज से मुक्त होना ही पड़ेगा। बताया जाता है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। जापान, रूस, चीन ये बड़े देश हैं, प्रतिष्ठित देश हैं। यहाँ पर अंग्रेजी की कोई भूमिका नहीं है।
और यो एशिया महाद्वीप के 48 देशों में से भारत के अलावा किसी भी देश में ऐसी अंग्रेजी की प्रतिष्ठा नहीं है जैसी कि भारत में है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भाषा हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं थी, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उस समय अंग्रेजी का बोलबाला था। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी राजनीतिज्ञों के मन में घर कर लिया। मैं इसे अपने देश और मनुष्यत्व को प्रति अपराध मानता हूँ। कि गांधी ये कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के राजनेता हैं, उन्होंने अंग्रेजी को इतना बढ़ा दिया कि लोगों के मन में अंग्रेजी के प्रति मोह पैदा हो गया, और यह मोह गांधी जी कहते हैं अपराध है। कांग्रेसी शासन के समय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी थी। हम फिर से गुजरात की बात करेंगे। आदरणीय मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने 1979 से हिंदी व क्षेत्रीय भाषाभाषी छात्रों के साथ न्याय किया, और ये पहली बार हुआ। ये भी सौभाग्य है कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ जब वो सरकार बनी। गांधी जी ने 1919 में कहा, मैं हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलने में मुझे पाप लगता है, और लिखा कि किसी के सामने झुकने की बात आपके नहीं जो है। डिपार्टमेंट के दीपक कुमार जी वो नहीं आए ना, भाषा में बात करो, कहाँ आए? गांधी जी ने कहा। और अगर लगा हुआ है उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आए ना, जरूरी होगा तो वो अनुवाद करा देने के लिए। मैं याद करा दूं कि संविधान सभा में राजभाषा को लेकर एक लंबी बहस हुई थी, बड़ी बहस हुई थी, रोचक है, संविधान सभा की कार्यवाही में दर्ज है। आयंगर राजभाषा वाले प्राविधान के प्रस्तावक थे। संविधान सभा की कार्यवाही में लिखा हुआ है, हम अंग्रेजी को, आयंगर ने कहा, हम अंग्रेजी को एकदम नहीं छोड़ सकते। वो किस पोस्ट पे है? हिंदी समुन्नत भाषा नहीं है। ये संविधान सभा में आप डाटा में है जो कार्यवाही चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदी समुन्नत भाषा नहीं है, कमजोर है। क्या आज भी हम ऐसा मानते हैं कमजोर है? कल अनेक पुस्तकें, अनेक नए विषयों के बारे में यहाँ जानकारियाँ दी गई। राजभाषा विभाग बिल्कुल जस्ट उसके बिल्कुल पीछे देखे, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उनके लेफ्ट में तमाम नवाचार में जुटा हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ आपके इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होने के नाते, और वैसे भी कि हम सब जो मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो मार्गदर्शन कल माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से हम लोगों को मिला है, उस पर हम लोग अमल करें। संविधान सभा में अनेक सदस्य बोले थे जब ये विषय आया था। धुलेकर ने कहा कि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। इस पर शोर होने लगा, राष्ट्रभाषा कैसे है? धुलेकर ने फिर कहा कि अंग्रेजी के नाम पर 15 वर्ष का पट्टा लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पट्टा शब्द उन्होंने प्रयोग किया। 1915 में गांधी जी से पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका के निवासी भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के हैं, वह आपस में बातचीत कैसे करते हैं? बाबू, आप लोगों की बड़ा सिस्टमेटिक काम है। गांधी जी ने सीधे कहा हिंदी के माध्यम से। अपना पावनी माध्यम। मद्रास के लोगों से हिंदी सीखने की अपील भी गांधी जी ने की थी, और कहा कि मेरा अनुभव है कि द्रविड़ युवा छात्र आसानी से हिंदी सीख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले तेलुगुभाषी भी अच्छी हिंदी में बात करते हैं। गांधी जी ने और कहा, महत्वपूर्ण बात है, मैं जैसा उन्होंने कहा लिखा है, संपूर्ण गांधी वाङ्मय से उद्धरण दे रहा हूँ। गांधी जी ने कहा, जो राष्ट्र अपनी भाषा का अनादर करते हैं
उस राष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रीयता खो देते हैं। और बड़ी भावुक बात उन्होंने कही, यह अकेला देश है जहां माँ बाप अपने बच्चों को मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी सिखाना पसंद करेंगे। राजभाषा के प्रश्न पर भी गांधी जी का बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जिस भाषा के द्वारा भारत का आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य है वह पूरा का पूरा वही भाषा हो सकती है। मैं राजेंद्र प्रसाद जी का उल्लेख करूंगा। इस सेशन के ये विषय रखते रखते उनका ध्यान आ गया। जब संविधान बन गया था तो उसके धन्यवाद वाले हिस्से में अंतिम दिन राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि संविधान बन गया और हम संप्रभु राष्ट्र हो गए हैं, लेकिन मुझे एक बात का कष्ट रहेगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा संविधान सभा में, मुझे इस बात का कष्ट रहेगा कि भारत का संविधान हिंदी में नहीं बना, अंग्रेजी में बना है, हम अनुवाद से काम चलाएंगे। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हैं, हमारी भावुकता से जुड़े हैं, भारत की धरती, दर्शन और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कोई विशेषाधिकार लेने से अथवा आरक्षण मांगने से इनकार किया है और मैं उन्हें बधाई देता हूँ, बधाई देने के लिए खड़ा हूँ। इस पर बड़ी लंबी बहस हुई और उसमें जो पटेल का भाषण है वो बड़ा हमारे लिए मार्गदर्शी है, जैसे गीता मार्गदर्शी है, जैसे अन्य दयानंद का साहित्य मार्गदर्शी है। तो पटेल जी ने वहाँ कहा कि अब जब देश बन गया है, ऐसी हिम्मत बड़ी होती नहीं। कहा कि आप राष्ट्र जीवन के साथ समरस होइए, राष्ट्र की उन्नति में हिस्सा लीजिए, राष्ट्र जो जो देता है उसमें हिस्सा लीजिए, लेकिन अब कोई विशेषाधिकार न मांगिए। इसी के कारण देश टूटा है। और पटेल का वो भाषण बहुत ऐतिहासिक महत्व का है। यहाँ सब विद्वान बैठे हैं और विद्वान, मेरा अनुमान है कि वह इसे पढ़ चुके होंगे और छूट गया हो तो उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन चेहरा पूनम महाजन से बहुत राजभाषा का विषय बहुत पहले से संवेदनशील मसला रहा है और इसे छेड़ने के लिए या इसमें कोई अपना मंतव्य जोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती।